अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का थर्ड लेक्चर है। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम जो है सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं और सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक सेक्शंस जितने भी हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 24 की तरफ। सेक्शन नंबर 24 हमें बताता है वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। अब वॉइड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? जिस तरीके से हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर पढ़ा था वॉइड, वॉइडेबल, कौन कौन सी मैरिजेस होती हैं, इस तरीके से एग्रीमेंट के अंदर भी एक वॉइड एग्रीमेंट होता है। अब वो वॉइड एग्रीमेंट डिस्कस किया गया है सेक्शन नंबर 24 के अंदर। वो हमें क्या डिस्कस करता है? वो हमें ये डिस्कस करता है इफ़ कंसिडरेशन इज़ लॉफुल। वॉइड एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन लॉफुल हो इन पार्ट, मतलब कि इन पार्ट कंसिडरेशन लॉफुल तो है लेकिन पार्ट में है, लॉफुल भी है अनलॉफुल भी है। फॉर एग्जांपल कि ए जो है बी को प्रॉमिस करता है 10,000 पे करने की पर मंथ, ये हो गई लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग लीगल गुड्स। अब वो जो बी जो है वो लीगल मैन्युफैक्चरर है, वो लीगल गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करता है, साथ ही साथ इलीगल ट्रैफिकिंग भी करता है। मींस के लीगल जो है मैन्युफैक्चरर तो है इन पार्ट, लेकिन जो है साथ ही साथ वो इलीगल वर्क भी करता है, इलीगल ट्रैफिकिंग भी करता है। तो अब जो है ये जो एग्रीमेंट है ये 50% तो हुआ लॉफुल, 50% ये एग्रीमेंट हुआ लॉफुल और 50% ये एग्रीमेंट हुआ अनलॉफुल। तो इसको हम कहेंगे वॉइड एग्रीमेंट। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 25। नंबर 25 डिस्कस करता है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वो एग्रीमेंट जिसके अंदर नेम बदल ना हो। तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जो है वो होंगे नीड नॉट टू बी एडुकेट, मतलब उसके अंदर एडुकेट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले होता है प्रोपोजल एग्रीमेंट के लिए, ठीक है, उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस, उसके बाद होता है प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद होती है कंसिडरेशन, फिर उसके बाद जाके एक एग्रीमेंट बनता है। इफ़ नो कंसिडरेशन देन वाइड, अगर कंसिडरेशन नहीं होगी तो फिर जो है वो एग्रीमेंट वाइड करार दे दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कि इसकी एक्सेप्शंस की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी सेक्शन नंबर 25 की एक्सेप्शंस हमें क्या बताती हैं। अब सेक्शन नंबर 25 जो है उसकी एक्सेप्शंस हमें ये बताती हैं कि रजिस्टर्ड एक जो है डीड है या रजिस्टर्ड जो है एक गिफ्ट है। फॉर एग्जांपल लव एंड इफेक्शंस के लिए जो है ए जो है प्रॉमिस करता है बी को कि मैं आपको जो है ये चीज़ दूंगा, तो वो तो आ जाता है लव एंड इफेक्शन में। हेट्रेट में अगर कोई चीज़ जो है बेजारी में आके दे तो उसके अंदर जो है कंसिडरेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि एक शौहर है, उसकी बीवी जो है उसे कहती है बड़े प्यार मोहब्बत से कि मैं जो है अलग घर में रहना चाहती हूँ, मैं जो है चाहती हूँ कि हमारा एक अलग घर हो और उस घर के अंदर सिर्फ हम दोनों ही हों, हमारे बच्चे खेले कूदे, ठीक है। अब शौहर जो है प्यार मोहब्बत लव एंड इफेक्शन से क्या करता है, अपनी बीवी को एक अलग घर लेके दे देता है। इसके अंदर जो है क्या आ गई, लव एंड इफेक्शन आ गया, तो ये तो है एक गिफ्ट डीड, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड बन गई है। फिर उसकी बीवी कहती है अब ये मैं चाहती हूँ कि काश ये घर मेरे नाम पे होता। बड़े ही प्यार मोहब्बत से वो अपने शौहर से वो घर अपने नाम पे भी करवा लेती है। तो ये क्या है, ये हो गई गिफ्ट डीड। अब इसके अंदर क्या आ गया, लव एंड इफेक्शन आ गया। ए जो है अपनी बीवी के नाम पे एज अ गिफ्ट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी भी दे देता है, अपना घर भी उसके नाम कर देता है, सब कुछ उसके नाम कर देता है। अब इसी तरीके से एक जो है बीवी अपने शौहर को कहती है गुस्से में कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती, मेरा इस घर में गुजारा ही नहीं है, अब मुझे अलग घर लेके दो, या तो मैं जो है ये घर छोड़ के जा रही हूँ, या तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, इस घर से रुखसत हो रही हूँ। अब उसका शौहर जो है बेजारी में आकर ये सोचता है कि मैं जो है इसे छोड़ दूँगा, तो जो है मैं अपनी बीवी को अब कैसे छोड़ूँ, ये गुस्से में आके चली जाएगी XYZ। फिर वो क्या करता है, वो बेजारी में आके जो है उसको नया घर लेके दे देता है। अब यहाँ पर लव एंड इफेक्शन नहीं है। अब जब यहाँ पर लव एंड इफेक्शन नहीं है तो फिर ये हेट्रेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है, चाहे फिर पास्ट कंसिडरेशन हो, चाहे फिर प्रेजेंट, चाहे फिर फ्यूचर हो। अब यही केस दोनों केस चले जाते हैं कोर्ट के सामने।
अब कोर्ट पूछती है लव एंड अफेक्शन वाले हस्बैंड से, क्या आपने अपनी बीवी के नाम पे जो घर किया, क्या इसके अंदर आपकी कॉन्सिडरेशन है, इसके अंदर आपकी कंसेंट है? तो वो कहता है जी जनाब, मैंने तो अपनी बीवी के नाम पे ये घर किया, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उस मोहब्बत की खातिर मेरी बीवी ने कहा कि मुझे आप अपना घर अपने नाम कर दें, मैंने अपना घर उसके नाम पे कर दिया। और जो हेट्रेट वाला शख्स है, जिसने बेजारी में अपनी बीवी के नाम पे अपना घर किया या अपनी बीवी को अलग घर लेके दिया, उससे कोर्ट पूछती है क्या आपने अपनी बीवी के नाम पे जो घर किया इसके अंदर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर आपका जो है कंसेंट है? तो वो कहता है नहीं जनाब, मैंने इसको जो है इस वजह से घर लेके दिया क्योंकि जो है ये बेजार हो चुकी, मैं इससे बेजार आ गया था, इसके रोज़ रोज़ के ताने सुनकर मैं बेजार आ गया था, इसलिए मैंने जो है बेजारी में आके इसको घर लेके दिया। तो इसके अंदर अब अगर कॉन्सिडरेशन नहीं है तो फिर ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाइड एग्रीमेंट। अगर कॉन्सिडरेशन है तो फिर ये वाइड एग्रीमेंट नहीं होगा। अब जो सेक्शन नंबर 26 है वो हमें ये कहता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, कि शादी करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। अब इसकी एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं हम। इसके एक्सेप्शंस ये हैं कि माइनर मैरिज आर वाइड, माइनर जो भी मैरिजेस हैं पाकिस्तान के अंदर वो वाइड हैं, यानी कि माइनर को रोका जा सकता है क्योंकि वो मैरिजेस पाकिस्तान के अंदर वाइड है। उसके अलावा अगर कोई भी मैरिज करता है तो वो जो है उसको कोई रोक नहीं सकता उसको एग्रीमेंट करने के लिए, यानी अगर कोई अपनी मर्ज़ी से अपनी रज़ामंदी से अगर कोई लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं तो उनको कोई एग्रीमेंट करने से नहीं रोक सकता। उसके बाद है सेक्शन नंबर 27 जो हमें बताता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कि कोई भी शख्स किसी को भी बिजनेस, लीगल बिजनेस यानी कि लॉफुल बिजनेस करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बिजनेस लॉफुल है। आर्टिकल नंबर 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी हमें यही कहता है कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और बिजनेस, आप जो है किसी भी शख्स को उसके बिजनेस, उसके ट्रेड करने से नहीं रोक सकते अगर वो बिजनेस लॉफुल है। अगर वो अनलॉफुल है तो आप बिल्कुल रोक सकते हैं। नो वन कैन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल बिजनेस, कोई भी शख्स किसी भी शख्स को लॉफुल बिजनेस या ट्रेड करने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो आ जाता है कि ऐसा बिज़नेस आ जाता है जिसके अंदर जो कि इलीगल बिज़नेस है, इलीगल वेपिंग का है या फिर इलीगल जो है ड्रग ट्रैफिकिंग का है या फिर XYZ किसी भी ऐसी चीज़ का है जो कि ट्रेड या बिज़नेस कर रहा है और वो इलीगल है, तो आप उसको रोक भी सकते हैं, उसके ऊपर प्रोसीडिंग भी चलेगी। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28 जो हमें बताता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग करने से भी कोई किसी को नहीं रोक सकता। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी एग्रीमेंट वाइड है या कोई भी जो है वाइड काम है, अगर वो सिरे से ही वाइड है तो आप रोक सकते हैं। अगर उसके उसकी प्रोसीडिंग के अंदर कोई इलीगल वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल कि A और B जो है पार्टनर है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में कोई मसला हुआ और वो मसला चला गया आर्बिट्रेशन में। अब वो आर्बिट्रेशन में क्या करें, आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो उसकी लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं, तो आप उसकी लीगल प्रोसीडिंग को नहीं रोक सकते। या XYZ अगर कोई किसी भी गांव में, किसी भी जो है शहर देहात में अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है पंचायत की XYZ, तो उसको भी आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो लॉफुल है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 29 अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? गैर यकीनी। अनसर्टेन एग्रीमेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर के हर चीज़ क्लियर ना हो। फॉर एग्जांपल A ने जो है प्रॉमिस किया B को 50 लीटर वाटर देने का, या A ने जो है 50 लीटर जो है ऑयल या फिर गैस या फिर XYZ कोई भी ऐसी चीज़ देने का प्रॉमिस किया। अब यहाँ पर जो है ये गैर यकीनी तब तक होगा जब तक कि A B को हर चीज़ क्लियर ना कर दे। अब A B को हर चीज़ क्लियर कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल कि मेरा बिज़नेस जो है वो है वाटर का। अब हर कोई ये बात जानता है कि मेरा बिज़नेस जो है वो वाटर का है, और जो है मैंने B को कहा है कि मैं जो है आपको 50 लीटर जो है वाटर दूंगा। अब B ने जो है ये कहा कि आपने मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं की कि आप मुझे कौन से मिनरल वाला वाटर देंगे, आप मुझे नेस्ले वाला वाटर देंगे, आप मुझे किसी और कंपनी वाला वाटर देंगे। जबकि हर कोई ये जानता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो एक ही मिनरल पर काम करता है, मेरा जो वाटर है वो एक ही मिनरल से बनता है। तो फिर उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई जानता है मेरे बिज़नेस के बारे में। लेकिन अगर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के वाटर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज हैं, तो फिर मुझे उसको हर चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी, फिर ही ये जो है गैर यकीनी से यकीनी बनेगा।
उसके बाद सेक्शन नंबर जो 30 है वो हमें बताता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर शर्त या जुआ आ जाए तो वो जो है वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू पर लॉ, और वो वाइड भी नहीं है अगर उसके अंदर जो है वेगरिंग आ रही है। वेगरिंग मीन्स के शर्त जुआ वगैरह या ये चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 30A जो है वो हमें कहता है कोलेट्रल एग्रीमेंट कोलेट्रल बाय वेगरिंग कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर वेगरिंग आ रही है या फिर अब वो वेगरिंग वाला जुए या शर्त जैसी कोई भी चीज़ आ रही है तो वो भी जो है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, यानी कि लॉ के नज़र में वो भी जो है वो वाइड होगा। अब हमने आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि सेक्शन नंबर 24 से लेकर 30 तक कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन नंबर 31 से स्टार्ट होता है। तो आज के इस लेक्चर को जो है आप बार बार सुनिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं उसमें से 3 से 4 सेक्शंस जो हैं वो लॉ गेट के अंदर भी रिवाइज हुए हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अराइज होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।